आइए बच्चों, काफ़ी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि सर आपने टेस्ट तो सोल्व करा दिया, बायो भी सोल्व करा दी, लेकिन मैथ सोल्व नहीं कराया। तो मैं पेपर लेके आया हूँ और इसके कुछ क्वेश्चंस जो मैथ्स में डाउटफुल थे, बच्चों को काफ़ी डाउट आ रहा था, तो उन्होंने कहा सर आप मैथ्स को कब सोल्व कराएंगे। तो आज मैं मैथ्स को लेकर के आया हूँ और क्वेश्चन ने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इज रेशनल। अब इसका ऑप्शन वैसे तो अगर मैं कहूं तो एक लाइन में देखते कहेंगे कि ऑप्शन बी होगा, लेकिन ज्यादातर बच्चे कहेंगे कि सर ऑप्शन बी आप ऐसे ही देखते हुए कैसे कह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझ लेना है कि सर ये जो रेशनल नंबर होता है ये आपका ऐसा एक नंबर होता है जो आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी आप उस नंबर को रेशनल कह देंगे। आप कहेंगे सर लेकिन यहाँ तो डेसिमल दिए हुए हैं, तो आपको डेसिमल समझना है पहले। तो जो आपका डेसिमल होता है, जो आपका डेसिमल होता है ये दो टाइप का होता है। एक तो टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो जाता है, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग। एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो आगे चलता जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल किस प्रकार का आपको दिखाई देता है। मान लीजिए आपने डिवाइड किया और आपने कहा 0.98, खत्म हो गया। आपने कहा सर 0.672, खत्म हो गया। तो यानी जो टर्मिनेट हो जाए डेसिमल तो हम उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये नॉन रिपीटिंग कैसा होता है कि सर जैसा आपने कहा 0.99999, आपने कहा सर 0.0100100100001, इस प्रकार का कोई भी डेसिमल जब वो आगे बढ़ता जाता है तो हम उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर आप इन दोनों ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि सर एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसा नजर आ रहा है जो रिपीट कर रहा है 0.99999, और एक में हर बार नंबर चेंज हो रहा है। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी दो टाइप का होता है। एक होता है आपका रिपीटिंग, रिपीटिंग, और एक होता है आपका नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब ये जो रिपीटिंग होता है ये आपका होता है 0.999, तो ये कुछ इस प्रकार का होता है। नॉन रिपीटिंग में जैसा एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 0.0100100001 और इस प्रकार से जाता है आगे। तो अब आपको बस ये समझना है कि सर आप इनमें से किस किस को पी बाई क्यू की फॉर्म में ला सकते हैं। तो अगर टर्मिनेटिंग हुआ तो जैसे मान लीजिए आपका 0.98 है तो आप इसे लिख सकते हैं 98/100, और ऐसा लिखते ही पी बाई क्यू की फॉर्म आ गई। तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सर जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो आपका रेशनल नंबर होगा ही होगा, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं होगी। अब हमारा सवाल है कि सर क्या नॉन टर्मिनेटिंग को आप रेशनल कहेंगे। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी रिपीटिंग डेसिमल है तो आप उसको एक लाइन में सीधा सीधा लिख सकते हैं, जो भी डिजिट रिपीट कर रही है उसके ऊपर लगा दीजिए आप बार। और इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सर अगर मेरे पास कहीं लिखा हुआ है 0.9 के ऊपर बार तो आप लिख सकते हैं उसे 9/9। इसका एक सिंपल सा रूल होता है कि जिस डिजिट के ऊपर बार लगा होता है उसको एज इट इज लिख देते हैं। मान लीजिए आपके पास 0.98 के ऊपर बार है तो आपको पहले 98 को एज इट इज लिखना है। अब आपको ये देखना है कि कितने डिजिट के ऊपर बार है। जैसे यहाँ 2 डिजिट के ऊपर बार है तो आपको 2 बार 9 लिख देना है। यही आपकी फ्रैक्शन होती है जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। मीन आपका नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिपीटिंग डेसिमल भी रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब मेरा ये नंबर तो रेशनल है। और मेरे से क्या पूछा है सर, रेशनल ही पूछा है।
तो रेशनल पूछा है तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन बी सही होना चाहिए। लेकिन अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर ये क्या √7 नहीं होता? तो मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जो भी नंबर आपके पास √n की फॉर्म में मिलते हैं वो सब नंबर आपके इरेशनल होते हैं, ये याद कराया था आपको। साथ में अब ये पाई बचा है, पाई के साथ कंफ्यूजन क्या होता है कि सर पाई की वैल्यू तो होती है 22/7। तो मैंने क्लास के अंदर बताया था कि अगर 22/7 के बारे में पूछा जाएगा तो ये एक रेशनल नंबर है, आपको रेशनल ही लिखना है। लेकिन अगर पाई के बारे में पूछा जाएगा तो इसके बारे में आपको इरेशनल लिखना है। अब आप कहेंगे सर इरेशनल क्यों लिखना है? क्योंकि 22/7 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, समथिंग वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा और सी और डी गलत होंगे और ए भी गलत होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर बच्चों के पास ये क्वेश्चन पेपर होगा, और जिन बच्चों के पास ये क्वेश्चन पेपर नहीं है तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप आराम से सुने। क्वेश्चन ने कहा है इफ अ नंबर इज इक्वल टू इट्स ओन रेसिप्रोकल देन द नंबर कैन बी। अब आपको पहले यह समझना है कि सर ये रेसिप्रोकल क्या होता है। जब तक आपको रेसिप्रोकल नहीं समझ में आएगा तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है सर? मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर n है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता है कि ऐसा नंबर जो इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, मान लीजिए वो नंबर आपका x है, जो इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके इसको 1 में कन्वर्ट कर दे, उसी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मतलब अगर मेरे को n का रेसिप्रोकल फाइंड करना है, रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो आप इसको उधर पहुंचा दीजिए डिवाइड में, आप कहेंगे n का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/n। तो अब मेरे पास ऑप्शन में जो दिए हैं कह रहा है 0, ओनली 1, ओनली -1, और ऑप्शन डी में कहा 1 और -1। तो एक बार चेक कर लेते हैं। आपने कहा सर 1 का रेसिप्रोकल जब आप निकालेंगे तो आप कहेंगे सर ये होगा 1/1, यानी इसकी वैल्यू होगी 1। फिर कहा सर -1 को चेक करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/-1 और जिसकी वैल्यू होगी -1। मतलब ये दो नंबर तो मेरे सही आ रहे हैं, यानी ऑप्शन डी एकदम सही होना चाहिए। लेकिन अब सवाल ने कहा कि सर क्या 0 भी हो सकता है? तो एक बार हम 0 के साथ भी चेक कर लेते हैं। तो आपने कहा सर 0, तो अगर मेरे पास नंबर 0 है और मैं इसका रेसिप्रोकल फाइंड करूंगा तो आपके पास आएगा 1/0, और मैंने आपको याद कराया था कि जहां भी आपको 1/0 मिल जाए तो ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि सर 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ने कहा विच डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कोरस्पॉन्ड्स टू एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल सेम टू सेम पहला क्वेश्चन के जैसा ही है ये क्वेश्चन, और इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए, आपको पहले ऑप्शंस देख लेने हैं। क्वेश्चन ने कहा कि सर 1.22, और ऑप्शन नंबर बी इसमें कहा है 0.375। ऑप्शन नंबर सी 2.25।
2.1010010010001 और ये ऐसे ही जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी। इसने कहा माइनस का 4.5। अगर आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा तो आप कहेंगे सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, आप कहेंगे जी, और ये आपका रेशनल ही होता है। आपने कहा सर हाँ ये तो हमारा रेशनल होता है। आपने कहा सर ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये भी आपका होना चाहिए। सर ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी होना चाहिए। इसका मतलब मेरा ये नंबर रेशनल नहीं है, और रेशनल नहीं है मतलब यही नंबर आपका इरेशनल है, और इरेशनल है तो हमारा सही जवाब ऑप्शन सी होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ने कहा बेटे कि 3 रेशनल नंबर आर सच डेट देयर सम इज 0 इफ 2 of them are 2.4 and 1.7. The third number is, बेटे इसने कहा कि 3 आपके पास नंबर है और उनमें से 2 नंबर, मान लीजिए पहला एक नंबर है आपका ए, दूसरा नंबर है बी, तीसरा नंबर है सी, और सवाल ने कहा कि इन तीनों का जो सम है वो 0 है। ऐसा सवाल कह रहा है, ऐसा सवाल कह रहा है कि 3 नंबर हैं और उनका सम 0 है, और जिनमें से 2 नंबर दिए हुए हैं, यानी ए की वैल्यू दी है 2.4 और बी की वैल्यू दी है 1.7 माइनस का 1.7, ऐसा एक नंबर दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है थर्ड नंबर यानी सी क्या होगा। पहले आप इन दोनों का सम कर लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ रिलेशन सम में दिया हुआ है। तो जैसे मैं सम निकालूंगा तो आप यहाँ से a प्लस बी निकालेंगे। आपने कहा सर देखो मेरे पास एक नंबर है प्लस का और एक नंबर है माइनस का, तो जब भी आप सम करते हैं तो आपस में माइनस हो जाते हैं। आप कहेंगे 14 में 7 गए 7.0, यानी मेरा वो जो नंबर है वो इतना आना चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये प्लस का है और ये जुड़ने के बाद क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो मुझे ये देखना चाहिए कि सर यही नंबर इसके साथ, इन दोनों के साथ जुड़ के क्या आना चाहिए, 0 बनाना चाहिए। तो 0 कब बनाएगा सर, जब इसी के साथ इतना ही नेगेटिव पार्ट आ जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। मतलब माइनस का 0.7 मेरा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा है कि विच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। अब थोड़ा सा पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर उनको देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से हमेशा सही होगा। तो क्वेश्चन ने कहा एवरी रेशनल नंबर हैज अ रेसिप्रोकल। क्वेश्चन कह रहा है कि हर एक रेशनल नंबर का अपना एक रेसिप्रोकल होता है। तो आप अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हमारे पास एक रेशनल नंबर ऐसा भी है जिसके पास उसका रेसिप्रोकल नहीं होता, और वो होता है आपका 0। आप कहेंगे हाँ 0 को मैंने अभी अभी बताया था कि जब मैं इसका रेसिप्रोकल निकालता हूं तो 1/0 आ जाता है और ये नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमेशा सही नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2, 0 हैज अ रेसिप्रोकल। मैंने अभी अभी बताया कि 0 के पास उसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। फिर क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज रेशनल। तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि आप अगर आपके पास एक रेशनल नंबर a अपॉन बी है और फिर आपके पास एक रेशनल नंबर c अपॉन डी है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी होगा, तो ए सी अपॉन बी डी जो भी होगा वो एक रेशनल नंबर ही होगा। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक बार स्टेटमेंट नेक्स्ट भी देख लेते हैं, जिसमें कहा है सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज रेशनल।
आपने कहा सर मेरे पास एक नंबर है 1 जो कि आपका रेशनल है और मेरे पास एक नंबर है √2। कह रहा है ये दोनों भी रेशनल होंगे। ऐसा बिल्कुल सरासर गलत है कि सर ये अगर इरेशनल है तो इस 1 के साथ जो भी बनेगा, मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ समथिंग आ गई, मान लीजिए कि मैंने मान लिया कि 1.41 समथिंग आगे चलेगी, तो ये नंबर, ये जो पूरा का पूरा ये इरेशनल पार्ट इस 1 के साथ बनकर तब भी तो इरेशनल ही बनाएगा। तो ये सरासर गलत है, ये सही नहीं हो सकता, यानी हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया था कि विच नंबर लाइज एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन दिस एंड दिस। तो हमारे पास दो नंबर थे जिसमें एक नंबर था माइनस का 3.25 और एक दूसरा नंबर था हमारे पास माइनस का 1.75। अब मेरे को ये देखना है कि इन दोनों के बिल्कुल मिडिल में कौन सा नंबर पड़ेगा। चलिए एक बार बहुत आसान सा बताते हैं कि जब आपको मिडिल में देखना है तो इसका सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि आप इन दोनों को ऐड करके आधा कर दीजिए। तो आप कहेंगे जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे तो आप कहेंगे 3 और 1 4 और 7.75 में 25 जोड़ेंगे तो 5 और 5 का जैसे ही आधा करेंगे तो आप कहेंगे इसका आएगा माइनस का 2.5, यानी इनके मिडिल में आएगा माइनस का 2.5 और जो कि ऑप्शन हमारा बी, ऑप्शन बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन ने कहा इफ x इक्वल टू -1.2, y इक्वल टू 2.5 एंड z इक्वल टू माइनस का 1.3, देन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू। आपको x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, z की वैल्यू दी है और x प्लस वाई की एंड z की वैल्यू पूछिए। x की वैल्यू दी है माइनस का 1.2 एंड y आपको दिया है 2.5 एंड z आपको दिया है माइनस का 1.3। आप कहेंगे सर ये दोनों जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं x एंड z, ये दोनों नेगेटिव हैं, मतलब अगर मैं इनको जोड़ूं तो आप कहेंगे सर माइनस का 2.5 बन रहा है और ये प्लस का 2.5 है, ये माइनस का 2.5 है। तो जैसे ही आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो इनका सम बनेगा 0, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों का सम होगा 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। अब ये पहले नया चीज एडिटिव इनवर्स क्या होता है आपको ये समझना है कि ये जो एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स, तो ये एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जो किसी नंबर में ऐड होकर के, मान लीजिए n कोई एक नंबर है और इसके साथ मैंने इसका एडिटिव इनवर्स x को ऐड किया तो ये 0 बना दे, तो यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस का n। मतलब अगर मेरे पास कोई नंबर n है तो उसका एडिटिव इनवर्स होता है माइनस का n। तो अब मेरे पास ऑप्शंस में दिया गया है कि 1 होगा, -1 होगा, 2 होगा या 0 होगा। तो कोई नंबर है और उसका एडिटिव इनवर्स वही हो तो ऐसा नंबर केवल वो नंबर हो सकता है जिसपे प्लस माइनस से कोई फर्क ना पड़ता होगा और ऐसा नंबर केवल 0 है। 0 ना तो पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव होती है, इसका मतलब हमारा जो आंसर होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, बिकॉज 0 इज नाइदर पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव। और ये मैंने बच्चों को याद कराया था कि 0 के साथ 1 को 0 को इनको याद कर लीजिए, काफी हेल्प होगी। तो आप देख रहे हैं कि 2-3 सवाल सीधे सीधे मिल गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर।
तो आपको इसके लिए थोड़ा सा पहले ऑप्शंस लिख देता हूं मैं ताकि आसान हो जाए। इसने कहा माइनस का 1.005 एंड ऑप्शन बी माइनस का 1.05 एंड सी इक्वल टू माइनस का 1.5 एंड डी ऑप्शन इज माइनस का 1.09 और मेरे से कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपको यह समझना है कि सर स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है। अब स्मॉलेस्ट और कमाल की बात है कि सारे ऑप्शंस नेगेटिव हैं और नेगेटिव नंबर के साथ एक दिक्कत क्या है कि नेगेटिव नंबर इधर से आकर के इधर को बढ़ते हुए जाते हैं, यानी माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 एंड 0, और ये 0 से छोटा है और ये सारे उससे छोटे हैं। मतलब मेरे पास लार्जेस्ट नंबर ये है, ये लार्जेस्ट है, -1 लार्जेस्ट है, तो यानी बाकी इससे सब छोटे होंगे। और मेरे से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। अब जब कंपैरिजन करूंगा तो इनमें मुझे सबसे बड़ा नंबर देखना होगा, जो इनमें देखने में सबसे बड़ा लग रहा होगा वो नेगेटिव होने के कारण स्मॉलेस्ट हो जाएगा। आप थोड़ी देर के लिए माइनस को छोड़ के सबसे बड़ा नंबर ढूंढो। अब सबसे बड़ा ढूंढने के लिए आप क्या करते हैं, पहले यहां देखते हैं, यहां सबका 1 लिखा हुआ है तो इसको छोड़ देंगे, फिर हम पॉइंट के बाद देखेंगे, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 0। मतलब मेरा ये नंबर अभी अगर मैं माइनस हटा दूं तो सबसे बड़ा होगा और माइनस लगा करके ये सबसे छोटा हो जाएगा, मतलब ये नंबर स्मॉलेस्ट हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन ने कहा इफ x इक्वल टू 9.6 माइनस 4.8 डिवाइड बाई 0.4 देन x इक्वल टू। तो अब मेरे को x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए क्वेश्चन ने कहा है कि x की वैल्यू x इक्वल टू 9.6 माइनस 4.8 डिवाइड बाय 0.4। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। 9.6 माइनस 4.8 डिवाइड बाय 0.4। आप इस पॉइंट को पॉइंट से काटेंगे तो ये आ जाएगा 12 चौक 48, 12। तो आपका माइनस 9.6 माइनस का 12 और 12 में से 9 गए तो 3 और 3 में से भी 0.6 जाएगा तो माइनस का 2.4 आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कह रहा विच डेसिमल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट अ नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल रिक्वायरिंग रेशनल नंबर। तो इसके लिए मैं अभी 2-3 सवाल करा चुका हूं, वो आप इजीली कर लेंगे, तो इस क्वेश्चन पे टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 आया है और क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अ रेशनल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव। तो 0 की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई थी कि 0 के साथ कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई करें, आपके इस 0 के साथ कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई करता है तो 0 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक सवाल पूछा गया है और कह रहा है कि किसी रेशनल नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो आंसर होगा 0, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन माइनस का 0.1 एंड 0.1।
कह रहा कि एक नंबर है आपके पास माइनस का 0.1 एंड 0.1। अब कह रहा है इसके बीच कितने रेशनल नंबर होंगे। तो मैं क्लास में जब रेशनल नंबर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि इसके बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, ये आपको मैं बता चुका हूं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन पर जाते हैं तो आपको पहले ये समझना होगा कि कौन से स्टेटमेंट सही है। अगर आप सही को पहचान पा रहे हैं तो गलत अपने आप मिल जाएगा। क्वेश्चन कहा एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो जब मैं रेशनल नंबर पढ़ा रहा तो मैंने आपको रेशनल नंबर का दो टाइप्स में क्लासिफिकेशन कराया था और एक पार्ट को मैंने नाम दिया था। जब मैं रेशनल नंबर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ये जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर, ये दो टाइप से बताया था। एक बताया था मैंने कि ये एक होता आपका इंटीजर्स और एक होता है आपका फ्रैक्शन। मतलब ये इंटीजर भी तीन टाइप के लिखाए थे मैंने। एक आपका नेगेटिव इंटीजर लिखाए थे, एक आपका जीरो अलग से लिखवाया था और एक आपका मैंने पॉजिटिव लिखवाया था। तो आपका सीधी सी मेरे को केवल यहां से पता चल रहा है कि सर रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर है, मतलब सारे इंटीजर आपके रेशनल नंबर है, यानी पहला स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि जीरो इज अ रेशनल नंबर। यस ऑफ कोर्स, आप यहां देखेंगे आपको जीरो दिखाई देगा, मतलब जीरो आपका रेशनल नंबर, बिकॉज जीरो इज अ इंटीजर। तो आप यहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ सर जीरो भी हमारा एक रेशनल नंबर होगा। अब सी में कहा कि एवरी रेशनल नंबर हैज अ रेसिप्रोकल। अब आपको याद आना चाहिए कि सर पीछे अभी 2-3 सवाल पहले एक सवाल आया था कि ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसके पास उसका रेसिप्रोकल नहीं है। तो ऐसा नंबर आपका जीरो है, मतलब जीरो के पास उसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी एकदम सही है। सॉरी, हमारा ये ऑप्शन सी गलत है और गलत होने के कारण हमसे केवल गलत पूछा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। डी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें ऑप्शन सी मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रेशनल नंबर इज जीरो देन, ऑप्शन दिए बोथ नंबर आर जीरो, एक्जैक्टली वन नंबर इज जीरो, एटलीस्ट वन नंबर इज जीरो। देखिए आपको यह समझना है कि सर अगर किसी नंबर का प्रोडक्ट जीरो बन रहा है तो वो तभी हो सकता है कि उनमें से कोई एक नंबर कम से कम जीरो रहा हो, और हो सकता है दोनों भी हो। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जीरो बनने के लिए किसी एक का ही जीरो होना जरूरी है। जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जीरो आएगा। मतलब ये कि जीरो आने के लिए कम से कम एक का तो जीरो होना जरूरी है, चाहे तो दोनों हो जाए वो बात की बात है, लेकिन कम से कम एक का जीरो होना जरूरी है। इसलिए हमारा ऑप्शन होना चाहिए एटलीस्ट वन नंबर इज जीरो, और इस लिहाज से हमारा ऑप्शन सी सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, अभी अभी बताया था सर टर्मिनेटिंग डेसिमल तो रेशनल होता है। रिक्वायरिंग डेसिमल यानी जिसमें डेसिमल लगातार रिपीट कर रहा हूं सर, वो भी आपका रेशनल ही बताया था हमने। और फिर कह रहा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल, यानी जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तो यही नंबर आपका इरेशनल होता है, मतलब रेशनल नहीं होता, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। इंटीजर को तो मैं अभी अभी बता चुका हूं कि सर इंटीजर तो रेशनल होते ही है, इसमें तो बार बार कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि अगर है तो फिर बार बार क्या ही सोचेंगे। अब आपका परसेंटेज का पार्ट आता है, तो आइए इस पार्ट को थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं क्योंकि हम क्लास में परसेंटेज को पढ़ा भी रहे हैं। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि जो बच्चे आउटर भी देख रहे हैं जो हमारी एकेडमी के नहीं है
और वो भी इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि उनको थोड़ा सा समझाऊं, लेकिन फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिख दिया करो कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं उसको इन डिटेल में कराऊंगा। फिर क्वेश्चन ने कहा a shirt is marked 800 rupees, a discount of 20% is given, the selling price। आपको देखो क्वेश्चन ने कहा कि 20% का डिस्काउंट दिया, क्वेश्चन ने डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट दिया है आपको 20% का। आप कहेंगे ठीक है सर, मतलब अगर एमआरपी 100% थी तो आप कहेंगे भाई देखो एमआरपी कुछ तो रही होगी, हाँ जी एमआरपी कुछ तो रही होगी, उसमें 20% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब अब वो अपना 80% रह गया। आप कहेंगे हाँ जी इतनी बात तो समझ में आई कि 80% रह गया। तो सवाल एमआरपी का ही डिस्काउंट होता है, ये भी आप समझ लीजिए कि जो डिस्काउंट दिया जाता है ये केवल एमआरपी पर दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। तो इसका मतलब जो भी एमआरपी रही होगी, एमआरपी कितनी? आप कहेंगे सर 800 रुपीज। सवाल ने कहा है कि एक जो शर्ट है उसके ऊपर जो प्राइस है वो 800 लिखा, मतलब ये 800 का 80%। आप कहेंगे यस सर 80% का, आप कहेंगे यस सर, ये लीजिए 2 जीरो खत्म। आपने कहा 8 64 यानी 640 रुपए का अब वो जो है आर्टिकल बिका होगा, मतलब उसका सेलिंग प्राइस आपका 640 रुपए, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 400 रुपीज एंड इट इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 12% द एसपी। अब सवाल कह रहा है कि यार देखो एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट प्राइस आपकी 400 रुपीज है, कह रहा है इस पे 12% का जो है लॉस में बेचा गया इस आर्टिकल को, तो ये बताइए कि इसका जो एसपी होगा वो कितना होगा। आप कहेंगे देखिए सर ये जो लॉस होता है ये सीपी पे होता है। आपने कहा सीपी तो आर्टिकल की 400 रुपीज है, तो इसी का 12% लॉस हुआ होगा। आप कहेंगे यस, 12% के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? 400 इंटू 12/100। आप कहेंगे यस, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 12 चौक 48, यानी 48 रुपए का नुकसान हुआ होगा। और अगर 48 रुपए का नुकसान हुआ होगा तो मतलब इसमें से 48 रुपए माइनस कर दीजिए। यस, आप कहेंगे सर 48 से 50 कर दो तो 350, यानी 2 रुपए बढ़ा दो, यानी 352 रुपए का आर्टिकल बिका होगा। और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ने कहा एन अमाउंट doubles itself in 5 years at simple interest, the rate of interest is। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया है और इसमें क्वेश्चन ने कहा कि एक अमाउंट है जो 5 साल में अपना जो है डबल हो जाता है। अब ये बहुत आसान तरीके से करेंगे, हम इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। तो हम मान लेंगे कि भाई जो हमारा अमाउंट प्रिंसिपल था वो 1 रुपया था और ये जो है 5 साल में क्या हो गया? आपने कहा सर डबल हो गया। कितना हो गया? 5 साल में ये डबल हो गया। तो मैं कहूंगा यार कितना इंटरेस्ट मिला? आप कहेंगे सर 1 रुपया मिला। आपने कहा ठीक है, आपने कहा कि ये 1 रुपया मिला और एक अपना कितना है? आप कहेंगे सर एक तो अपना 100% है, तो यानी ये जो है 100% मेरे को इंटरेस्ट मिला है। कितने साल में मिला है सर? आप कहेंगे सर 5 साल में मिला है, तो मतलब 1 साल में कितना मिला? आप कहेंगे सर 20%, यानी उस पे जो रेट थी वो 20% पर एनम की थी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आए तो आप मेरे को क्वेश्चन नंबर टैग कर दीजिए, आप बता दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन पेपर है, नहीं तो मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ सीपी टू एसपी इज 5:6,
कह रहा था प्रॉफिट परसेंट। आपने कहा सर सीपी और एसपी का जो रेशो है वो आपको दिया है 5:6। इसका मतलब ये कि सर 5 रुपए का कोई आर्टिकल 6 रुपए का देगा। आपने कहा सर प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का, यानी 1 रुपए का, 5 रुपए का कोई आर्टिकल था 6 रुपए का बिक गया तो प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का। सर किस पे? आप कहेंगे 5 पे। मैंने कहा था ये तो याद ही कर लेना। आपने कहा यस, 1/5 का मतलब होता है 20%, यानी उसको प्रॉफिट हुआ 20%, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा असम बिकम्स 1600 rupees from 1000 in 4 years at SI. The rate of interest is। क्वेश्चन कहा यार 4 साल में 1000 से कोई जो अमाउंट है, आपने कहा आपका जो है 1000 रुपए थे, वो 4 साल में 1600 रुपए हो गए। आपने कहा ठीक है सर हो गए, 4 साल में हुआ। तो आप पहले ये देखिए कि आपको 1000 से 1600 होने में कितना प्रॉफिट मिला। आप कहेंगे सर 600 रुपए मिला। सर ये कितने साल में मिला? आपने कहा सर ये 4 साल में मिला। आपने कहा इसका मतलब 1 साल में आपको कितना मिला? आपने कहा सर 150 रुपए मिले। आप कहेंगे सर 150 रुपए किस पे मिले? 1000 रुपए पे। यानी आप इसको 1000 से डिवाइड कर दे और इससे गुना कर दे 100 से। आप कहेंगे सर इनसे कट जाएगा तो आपकी जो रेट आई वो 15% की आई, यानी आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1000 रुपीज इफ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% आर गिवन, एसपी इज। और अब पूछ रहा एसपी। देखो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वैसे तो मैं इसको 2 तरीके से कराऊंगा आपको अभी, लेकिन आपको पहले इसको फ्रैक्शन से सिखाता हूं। देखो पहले कहा क्वेश्चन में कि सर आपको पहले डिस्काउंट दिया 20% और फिर दिया उसी पे 10%। तो आपको ये समझना है कि सर ये जो 20% है इसका मतलब होता है 1/5, और सर ये जो 10% है इसका मतलब होता है 1/10। तो यानी 20% डिस्काउंट का मतलब है कि कोई आर्टिकल पहले 5 रुपए का था तो वो 5 रुपए से हो गया 4 रुपए का, यानी 1 रुपए का उस पर डिस्काउंट मिल गया। वही आर्टिकल जो पहले 10 रुपए का था अब वो आर्टिकल हो गया 9 रुपए का। आपने कहा ठीक है सर। आपने कहा जो कट रहा हो इधर उधर से काट दीजिए। आपने कहा सर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। आपने कहा ठीक है सर। 5 पंजे इन दोनों की हमेशा गुना करेंगे, इधर और इधर इधर गुना करेंगे। तो आपने कहा 5 पंजे 25, यानी कोई आर्टिकल 25 रुपए का था और वो आर्टिकल कितने का हो गया? 9 दूनी 18, 18 का हो गया वो आर्टिकल। अब आप कहेंगे सर ये जो 25 का आर्टिकल था 18 का पहुंच गया। आपने कहा सर नहीं, ये आर्टिकल 25 का नहीं था, इसमें दिया हुआ है कि आर्टिकल था आपका 1000 रुपए का। आपने कहा ठीक है सर। आपने कहा 1000 का, आप कहेंगे 25 चौका 100, यानी वो आर्टिकल 40 गुना। तो मतलब इसका भी जो एसपी रहा होगा वो 40 गुना रहा होगा। यानी आप कहेंगे 8 चौक 32 का 2 का हासिल को 3 और 4 एकम 4 और 3 7, यानी उस आर्टिकल की जो कीमत है वो 720 रह गई होगी। आपने कहा सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने कहा चलो और आसान बनाते हैं। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि सर 1000 रुपए का कोई आर्टिकल है तो अगर उस पर 20% का डिस्काउंट हो गया होगा तो इस समय वो आर्टिकल अपना 80% रहा होगा। मैंने कहा ठीक है। अब ये जो भी आर्टिकल की कीमत अब बची है इस पर फिर से 10% डिस्काउंट दे दो। आपने कहा ठीक है सर। तो 10% डिस्काउंट दे दिया तो मतलब अब ये आर्टिकल 90 रुपए का बचा होगा। आपने कहा ठीक है। आपने कहा इन 2 जीरो से जीरो खत्म और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, यानी आप कहेंगे 10 गुना 9 अट्ठे 72, और यानी इस आर्टिकल की जो कीमत है वो 720 है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। और अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो आप मेरे को मैसेज कीजिएगा
कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको इन डिटेल में कराऊंगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि a shopkeeper gains 25% after giving a discount of 10%. The mark price is what percent above CP? तो इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई जो सीपी है वो हमने 100 रुपए मान लिया। अगर हमारा जो सीपी है वो 100 रुपए है, तो उसने 25% का प्रॉफिट लेकर के जो सेल क्या होगा, और क्या होगा, एसपी को 125 का, आपने कहा सर 125 रुपए में सामान बेच दिया। मैंने कहा लेकिन ये जो बेचा है ना, उसने एमआरपी पे 10% का डिस्काउंट भी दिया है। आपने कहा इस एमआरपी पे 10% का डिस्काउंट दिया है, मतलब वो एमआरपी का 90% है। आपने कहा हाँ भाई 90% है एमआरपी का, तो मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई एमआरपी कितना डाला है। अगर 90% इतना है, आपने कहा सर ये 90% है, ये बराबर है 125 रुपए के। आपने ठीक है, तो मुझे 100% निकालना है। तो आपने कहा सर 100% के लिए इससे हम डिवाइड कर देते हैं इसको, यानी 125 को 100 से तो गुना कर देते हैं। आपने कहा जो यहाँ लिखा उससे गुना कर देते हैं, जो यहाँ लिखा होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। आपने कहा ठीक है सर, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट। स्टेप करेंगे तो 1250 अपॉन 9, आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, तो लगभग अप्रोक्सीमेट इतना। आप कहेंगे सर सीपी है 100 रुपीज और उस आर्टिकल की एमआरपी है 138 रुपए, तो आपने कहा सर लगभग 38 रुपए ज्यादा छपा हुआ है, मतलब अप्रोक्सीमेट 38%। आप कहेंगे लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं भी 38 नहीं है, तो ये 38 से भी कुछ ज्यादा है। तो आप कहेंगे सर बाकी इसमें दो ही ऑप्शन 38 के करीब है, एक 40 है और एक 35 है, लेकिन 38 से 35 तक 3% का गैप है और 40 तक 2% का गैप है, तो हमारा आंसर नजदीक है 40% के, तो हमारा ऑप्शन 40% ज्यादा सही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी सवाल थोड़ा पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रहा है तो आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको इन डिटेल कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट शुड कंजप्शन बी रिड्यूस्ड सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। देखिए जब आपको मैं क्लास में करा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी आर्टिकल की कीमत 20% बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और 20% का मतलब 1/5, मतलब बढ़ जाती है, का मतलब ये हुआ कि भैया आर्टिकल की जो कीमत है वो 5 से 6 हो गई है। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे में कंजप्शन जो होता है वो 6 से 5 हो जाता है। तो मतलब अगर कंजप्शन पहले 6 था अब 5 हो गया, मतलब 1 घट गया। कितने पे घटा, आपने कहा सर 6 पे घटा, और इसकी मैंने परसेंटेज आपको क्या बताया था डायरेक्ट कि सर 16:2/3%, मतलब ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने कहा a sum amount to 1800 rupees in 3 years and 2100 rupees in 5 years at SI. The principal, आपसे कह रहा कोई अमाउंट है, कोई अमाउंट है। क्वेश्चन नंबर 25, भाई कोई अमाउंट मान लीजिए पी है, वो 3 साल में तो होता है 1800, कितना होता है 3 साल में, आपने ये हुआ 3 साल में, और वही अमाउंट जो है 2100 हो जाता है 5 इयर्स में। आपने कहा ठीक है सर,
आपने कहा देखो एक खास बात होती है कि सर जो एसआई होता है वो हर एक साल सेम होता है, वो चेंज नहीं होता। मतलब 2 साल में जो एसआई में चेंज आया, मतलब जो इंटरेस्ट में चेंज आया वो आया 300 रुपीज का। आपने कहा हाँ सर 300 रुपीज का चेंज आया। आपने कहा अगर 300 रुपीज का चेंज आया है 2 साल में, मतलब एक साल में जो इंटरेस्ट मिला वो मिला 150। आपने कहा ठीक है सर एक साल में कितना मिला 130, इसका मतलब 3 इयर्स में ये मिला होगा 450। तो अगर 3 साल में किसी को 450 इंटरेस्ट मिला होगा तो 3 साल से पहले ये अमाउंट कितना रहा होगा। आपने कहा सर जो प्रिंसिपल रहा होगा वो 1800 में से 450 माइनस करके निकाल लेते। आपने कहा ठीक है निकाल लेते। आपने कहा सर 500 घटा लेते हैं तो 1350 आ गया। आपने कहा सर 1350 रुपए प्रिंसिपल रहा और इस प्रिंसिपल पे कितना ब्याज बना सर 150। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या तरीका बताया था, 150 अपॉन 1350 इंटू 100 करके निकाल सकते हैं। आपने कहा सर 0 से 0 कैंसिल आउट। आपने कहा 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 3 नम 27 और ये 1/9 या डायरेक्ट करोगे तो आपने कहा 11 से 1/9%। यानी जो आपकी रेट परसेंटेज रही है, लेकिन हमसे पूछा है द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपका ये है। और अगर रेट भी पूछना होता तो आप रेट ये बता देंगे। मैंने और एक स्टेप आगे करा दिया ये सवाल, मैं देख ही नहीं पाया कि आंसर ये था, लेकिन मैंने और आगे करा दिया कि अगर रेट भी पूछे तो आप रेट इस तरीके से निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा आ ट्रेडर मिक्सचर 2 वेराइटीज ऑफ राइस कॉस्टिंग 40 रुपीज पर केजी एंड 60 रुपीज पर केजी इन द रेशो। भाई एक जो आपके पास चावल है वो 40 रुपए के रेट का है और एक चावल है आपका 60 रुपए के रेट का, और इनको वो जो मिक्स कर रहा है वो कर रहा है 3:2 के रेशो में। आपने कहा सर 3:2 के रेशो में आपको क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है। मतलब मैं मान लूं कि 40 रुपए की कीमत का तो 3 किलो ले रहा है और 60 रुपए कीमत का 2 किलो ले रहा है, उनको मिक्स कर रहा है। तो आप ये मान 3 किलो ये 2 किलो ये, तो आपने कहा सर इसकी जो कुल कीमत जो चावल हुए, आपने कहा सर 5 केजी मान लिया मैंने। आपने कहा सर ठीक है 5 केजी मान लिया मैंने। भाई एक बात बताओ, 40 रुपए के हिसाब से 3 किलो खरीदा होगा तो 4 या 12 मतलब 120 रुपए का तो ये बैठा। आपने कहा बिल्कुल। आपने कहा 6 दूनी 12 120 रुपए का ये बैठा, मतलब उसने 240 रुपए का चावल खरीदा। कितना खरीदा 5 किलो। तो आपने कहा सर 5 से अगर डिवाइड करूंगा तो आपने कहा ये बनेगा 48। तो इसका मतलब अब इसका जो एवरेज कॉस्ट प्राइस है वो क्या है 48 रुपीज। और मेरे से यही पूछना चाह रहा है कि अब जो मिक्सचर है उसका सीपी पर केजी कितना होगा, तो 48 रुपीज, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 25% एंड एसपी इज इंक्रीज बाय 25%, कह रहा द प्रॉफिट। अब इस सवाल को थोड़ा सा समझना है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो भी 25% है और जो एसपी है वो भी 25% ही इंक्रीज हो रहा है। 27 देखिए, मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि जो आपका एक आर्टिकल है उसकी सीपी है 100 रुपीज और एसपी भी मान लेते हैं कि एसपी भी किसी समय उसका 100 ही था। हमने मान लिया कि भाई सीपी भी 100 था एसपी भी 100 था, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने कहा ये सीपी 25% बढ़ा दिया, मतलब 125 का कर दिया, और एसपी भी अपना 25% बढ़ा दिया तो 125 हो गया।
आपने कहा यार उसका जो अब प्रॉफिट निकल के आ रहा होगा, आप कहेंगे अगर मैं प्रॉफिट निकालूंगा तो प्रॉफिट तो कोई हुआ ही नहीं होगा। प्रॉफिट क्या है, उतना ही है जितना आर्टिकल वहां बिक रहा था। आपने कहा इसका जो होगा रिमेन सेम होगा, वो सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें एक ऑप्शन जीरो भी है कि सर 125 का ही आर्टिकल खरीदा है, 125 का ही बेच दिया है, तो प्रॉफिट तो जीरो हो रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन उतना सही नहीं है जितना रिमेन सेम है। आप अभी इस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि सर बिकम जीरो सही हो सकता है, लेकिन अगर रिमेन सेम भी इसके साथ है तो इसके कंपैरिजन में ये आंसर थोड़ा कम सही है, इसलिए ज्यादा सही हमारा रिमेन सेम है, ना कि बिकम जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा a man sells an article at 10% loss. If he wants to gain 10%, by what percent should he increase the SP? देखो एक क्वेश्चन नंबर 28 में जो कहा गया है वो कह रहा है कि एक व्यक्ति है और वो अपने आर्टिकल को 10% के लॉस पे बेच रहा है। मतलब कि अगर किसी आर्टिकल की सीपी 100 है तो वो 10% के लॉस पे, मतलब उसका एसपी 90 है। आपके में हाँ सर 90 है। अब वो कह रहा है कि यार जो तुम्हारा अब वो बंदा है वो चाहता है कि 10% का प्रॉफिट हो। 10% का प्रॉफिट मतलब अभी 100 है तो अब वो आर्टिकल को 110 में बेचना चाहता है। अब कह रहा है कि उसको ये बताओ सीपी को कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए। आपने कहा यार आर्टिकल पहले एसपी कितना था, ये भी अभी एसपी है, ये नया है, तो पहले 90 का था अब 110 का, तो कितना बढ़ा दे। आप कहेंगे यार वो 20 अगर रुपए बढ़ा देगा तो इतना एसपी हो जाएगा। मैंने कहा यार 20 रुपए बढ़ा रहा है, किस पे बढ़ा रहा है, 90 पे बढ़ा रहा है। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, यानी 2/9, और 2/9 का क्या बताया था। आप कहेंगे सर 22 से ही 2/9%, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको बता रखा है 1/9 का क्या होता है, 11 से 1/9%, और 2/9 का क्या मतलब होता है, 2 गुना 1/9, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन क्योंकि इसके करीब लिख रखा है तो इसका मतलब 22 हमारा सही ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ एसपी इज 990 रुपीज आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 10%, देन द मार्क प्राइस। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है कि भैया जो एसपी है वो है 990 रुपीज। कह रहा यार एक आर्टिकल पे 10% का डिस्काउंट है, डिस्काउंट दिया है 10%। मतलब यार कोई आर्टिकल अगर 10% के डिस्काउंट पे बिका है तो इसका मतलब वो 90% पे बिका होगा, और यही उसका एसपी रहा होगा। एसपी मतलब ये, यानी 90% है उसका 990। मेरे को तो निकालना है उसका 100%। आपने कहा 100% निकालेंगे। 100% के लिए क्या बताया, ताकि सर जो भी लिखा हुआ है ना उसको इस नंबर से गुना कर देते हैं जो भी हम निकाल रहे हैं, और जिसका दिया हुआ होता है उसका डिवाइड कर देते हैं। आपने कहा ठीक है। आपने कहा जीरो कैंसिल आउट, आपने कहा इससे कटा 11 बार, मतलब हमारा जो आर्टिकल का एमआरपी है वो कितना, आप कहेंगे सर 1100 रुपए। और हमसे क्या पूछना चाह रहा है वो पूछना चाह रहा है कि ये बताओ उस पर मार्क प्राइस कितना है, तो 1100 रुपए होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पेपर का, और क्वेश्चन कहा है कि अ सम ऑफ मनी एट एसआई बिकम 3 टाइम्स इन 10 ईयर्स। कह रहा कोई यार कोई आपके पास एक अमाउंट है और वो 3 गुना हो जाता है 10 साल में। कह रहा इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी बिकम 5 टाइम्स। ध्यान देना है कि वो जो ब्याज है वो सिंपल इंटरेस्ट है। मैंने कहा ठीक है यार 3 गुना हो रहा है। मैंने कहा यार 1 रुपया, मैंने मान लिया कि मेरे पास 1 रुपया है, वो 3 गुना हो जाता है, मतलब 3 रुपए हो जाता है। कितने साल में होता है। आपने कहा सर इसमें जो टाइम लगता है वो 10 ईयर्स,
10 ईयर्स में होता है ये सब। आप कुछ भी मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी। 1 रुपए से 3 रुपए हुआ तो कितना ब्याज मिला? आपने कहा सब 2 रुपए। सवाल कह रहा है कि भैया ये बता दो कि वो 1 रुपए से 5 गुना यानी 5 रुपए कब होगा? मैंने कहा यार एक बात बताओ, 1 रुपए से कोई अमाउंट अगर 5 रुपए में बदल रहा है तो उसको तो कितना चाहिए सर? 4 रुपए चाहिए। सर ये 2 रुपए मिलने के लिए कितना समय लग रहा है? आप कहेंगे सर 10 साल। तो 4 रुपए मिलने में कितना लगेगा सर? 20 साल। उसका डबल लगेगा। ये लीजिए इतना। एक बार और इसको और आसान वे में समझाता हूं, दोबारा रिपीट करता हूं एक बार। आइए देखिए, सवाल ने कहा कि एक अमाउंट अपना 10 साल में 3 गुना हो जाता। मैंने कहा ठीक है यार, 10 साल में 10 ईयर्स में वो अमाउंट 1 रुपए से 3 रुपए हो गया, मतलब उस पर ब्याज मिला उसको 2 रुपए। सर ये 2 रुपए कितने में मिले? 10 साल में। सवाल ने कहा ये बताओ कि वो 5 गुना, मतलब 5 गुना, 5 गुना होने के लिए उस पर ब्याज कितना लगेगा? आप कहेंगे सर अगर वो 1 से 5 रुपए होगा तो उस पर ब्याज मिलेगा 4 रुपए। मैंने कहा यार 2 रुपए तो 10 साल में मिल रहे हैं, तो 4 रुपए कितने साल में मिलेंगे? आपने कहा सर अगर अगर यहाँ इसका डबल हो रहा है तो टाइम का भी डबल होगा, तो मतलब 4 रुपए कमाने के लिए 20 साल का टाइम लगेगा। 20 साल का टाइम लगेगा और यही आपका फाइनल आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। और ये पेपर खत्म हुआ और उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आई है किसी भी क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट कर सकता है। बस आप या तो क्वेश्चन का नंबर डाल देना, या अगर क्वेश्चन नंबर ना आपको दिखाई दे तो आप जिस समय वीडियो को जहां देख रहे हैं उसकी टाइमिंग डाल दीजिएगा। मैं जा करके वहां उस क्वेश्चन को देख करके दोबारा उस पर एक वीडियो बना दूंगा और फिर आप उसको देख लीजिएगा। थैंक यू।